गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ा सुहाना मौसम है आज। क्या लगता है दोस्तों, बारिश होगी कि नहीं होगी? अरे बताओ बताओ। बहुत अच्छा मौसम है आज। क्या लगता है, बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी? मैं बोलता हूं नहीं होगी। अरे हाँ रे बाबा, 100% मैं बोलता हूं नहीं होगी। होगी? शर्त लगाते हो? चलो, लगी 100 रुपए की शर्त। आप बोल रहे हो कि बारिश होगी, मैं बोल रहा हूं बारिश नहीं होगी। डन? लगी 100 रुपए की शर्त? पक्का 100%? तो ना क्लास, हम लोगों ने एक शर्त लगाई है जिसमें मैं बोल रहा हूं बारिश नहीं होगी और आप बोल रहे हो बारिश होगी। पक्का? 100 रुपए की शर्त है। याद रखना, अगर बारिश हुई तो मुझे आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो आपको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब मैं पैसा आपको दूंगा कि आप पैसा मुझे दोगे, ये डिपेंड करता है बारिश के होने या ना होने पे। ऐसे ही बोलो ना, मैं पैसा आपको दूंगा या आप पैसा मुझे दोगे, ये डिपेंड करता है बारिश के होने या ना होने पे। सो सर, क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यस क्लास, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सर कैसे? यहां बारिश होना इज अ कोलैटरल इवेंट एंड उस पे मैं पैसे आपको दूंगा कि आप पैसा मुझे दोगे। यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है बारिश के होने या ना होने पे। बट कैसे आता हूं, याद रखो कि यस, इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बारिश लाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस। पार्ट ऑफ प्रॉमिस क्या है? या तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा या आप मुझे 100 रुपए दोगे। तो 100 रुपए देना इज अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस। बारिश लाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस, सो इट इज अ कोलैटरल इवेंट। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये इवेंट के होने या ना होने पे या तो मैं 100 रुपए दूंगा या आप 100 रुपए दोगे, यानी हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो यस, इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट ये कैसे नेचर का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्लास, ये समझो। यहां पे नंबर 1, इट इज अबाउट विनिंग और लूजिंग। आई रिपीट, नंबर 1, यहां पे इट इज अबाउट विनिंग और लूजिंग। बारिश आई तो आप जीतोगे, बारिश नहीं आई तो मैं जीतूंगा। सो नंबर 1, इट इज अबाउट विनिंग और लूजिंग। नंबर 2, मैं क्या दूंगा? पैसा। आप क्या दोगे? पैसा। यानी ओनली मनी और मनी वर्थ इज पेबल। नंबर 1, इट इज ओनली अबाउट विनिंग और लूजिंग। नंबर 2, ओनली मनी एंड मनी वर्थ इज पेबल। बाकी और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि अगर कंटिंजेंसी सिर्फ पैसा देने और लेने को लेके है, अगर कंटिंजेंसी सिर्फ विनिंग और लूजिंग को लेके है, जिसमें या तो मैं जीतूंगा या तो आप जीतोगे, तो देयर इज अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। आई रिपीट, देयर इज अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। याद रखना, ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां सिर्फ मनी और मनी वर्थ इज पेबल, नंबर 1। नंबर 2, इट इज अबाउट विनिंग और लूजिंग। नंबर 3, इट्स अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। मैं जीतूंगा तो आप हारोगे, आप जीतोगे तो मैं हारूंगा। दिस इज नथिंग बट बेटिंग क्लास। हम क्या कर रहे हैं? बेटिंग कर रहे हैं यहां पे। दिस इज नथिंग बट बेटिंग। एंड जब भी बेटिंग होती है, ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। आई रिपीट, जब भी बेटिंग होती है, ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। एंड यस, वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट याद रखना, नॉर्मली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, बट वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब अगर बारिश हुई और मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। दिस आर वॉइड अब इनिशियो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई और आपने पैसे नहीं दिया तो मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता। दिस इज वॉइड अब इनिशियो। क्या क्लियर है क्या? तो आई रिपीट, हमारे पॉइंट्स को मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि कौन सा कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग होगा पहले ये समझो। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, ओनली यहां पे मनी और मनी वर्थ इज पेबल। या तो मैं पैसा दे रहा हूं या आप पैसा दे रहे हो।
तो सिर्फ मनी और मनी वर्थ पेबल होना चाहिए। नंबर 2, ठीक है, यहां पे शर्त लगाई जा रही है, इट इज अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज अबाउट विनिंग और लूजिंग, जहां म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस है। आई रिपीट, जहां म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस है, या तो मैं जीतूंगा या तो आप जीतोगे, ठीक है, या तो मैं हारूंगा तो मैं पैसा दूंगा, या आप दोगे तो मैं पैसा दूंगा। तो नंबर 1, मनी और मनी वर्थ इज ओनली पेबल। नंबर 2, इट्स अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, ठीक है, ये है वेजरिंग एग्रीमेंट। और इसको इलैबोरेट करता हूं मैं। नंबर 3, पार्टी को और कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। आई रिपीट, पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में और कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। आप देखो, बारिश आने से आपको क्या करना है, सिर्फ पैसा मिलेगा, ठीक है, विनिंग, वही इंटरेस्ट है ना। नंबर 2, मुझे बारिश होने से क्या फायदा मिलेगा, सिर्फ पैसा मिलेगा। तो यहां पे पार्टी को बारिश आने से और कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग एंड लूजिंग। तो समझ जाओ, दिस एग्रीमेंट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। तो आई रिपीट, वेजरिंग एग्रीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 1, सिर्फ पैसा देना या लेने की बात होनी चाहिए, ओनली मनी वर्थ इज पेबल। नंबर 2, ठीक है, यहां पे म्यूचुअल चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग होना चाहिए। नंबर 3, यहां बारिश इज अ सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, और कुछ डिपेंडेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, और कुछ डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ जीतना या हारना डिपेंडेंट है, ठीक है, बारिश में और कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जीतना या हारना डिपेंडेंट है। अगर ये तीनों चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्लास याद रखना, इट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट, एंड वेजरिंग एग्रीमेंट इज void ab initio, एंड वेजरिंग एग्रीमेंट इज void ab initio। ओके सर, और एग्जांपल्स दो। चलो मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं। हमने मैच में सट्टा लगाया, आई होप इट इज क्लियर, हमने मैच में सट्टा लगाया। सट्टा लगाया मतलब क्या, बोला कि ये टीम जीतेंगी। अब पॉइंट समझो, अगर मैंने 10,000 रुपए का सट्टा लगाया, ठीक है, बोला ये टीम जीतेंगी, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैं जीता तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, अगर मैं हारा तो मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, बुकी को देने पड़ेंगे। तो सर यहां पॉइंट क्या है, नंबर 1, देना क्या है, पैसा, मिलेगा क्या, पैसा, यानी ओनली मनी और मनी वर्थ इज पेबल। ओके, नंबर 2, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस है, या तो मैं जीतूंगा या तो वो जीतेगा, आई होप इट इज क्लियर। तीसरा, मैच से हमें और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच के जीतने या हारने पे, सिर्फ पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा। ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं क्लास, तो इट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दूं, कंटिंजेंट में क्या फर्क पड़ सकता है। वैसे तो हम आगे जाके अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन देखने वाले हैं, बट कंटिंजेंट में क्या फर्क पड़ सकता है मैं वो बात कर रहा हूं। सपोज, ठीक है, मैं सीड्स और फर्टिलाइजर का डीलर हूं, ठीक है, मैं सीड्स और फर्टिलाइजर का डीलर हूं, आई होप यू आर गेटिंग मी। अब ठीक है, आप आए मेरे पास और बोले कि हमें फर्टिलाइजर चाहिए, बट एक ही रूल है, अगर बारिश हुई तो हम लेंगे वरना हम नहीं लेंगे। इज इट क्लियर। यहां भी बारिश होने की बात हो रही है, यहां दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है क्लास, आप और मैं। इज इट क्लियर, यहां पे दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, आप और मैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर बारिश आई तो आप सीड्स फर्टिलाइजर खरीदोगे, तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा, आपको क्या मिलेगा, सीड्स या फर्टिलाइजर। मुझे बताओ क्या यहां जीतने और हारने की बात है, नंबर 1, क्या यहां जीतने और हारने की बात है, नहीं सर यहां जीतने और हारने की बात नहीं है, ठीक है। नंबर 2, क्या सिर्फ मनी या मनी वर्थ पेबल हो रहा है, नहीं सर, यहां तो सीड्स भी या फर्टिलाइजर भी दिए जा रहे हैं और बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। ओके, तो सिर्फ मनी या मनी वर्थ पेबल नहीं है। ओके, नंबर 3, क्या यहां बारिश आना इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, नहीं सर, यहां तो बारिश आने पे अपना सीड्स फर्टिलाइजर का कॉन्ट्रैक्ट भी मैटर करता है ना। तो सिर्फ बारिश आना इज नॉट द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, यहां कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंड करता है सीड्स या फर्टिलाइजर का। तो सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होगा, बट वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके, बारिश आई तो अपना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, बारिश नहीं आई तो अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। समझा का डिफरेंस। तो क्लास एक बेसिस समझा दिया मैंने आपको, वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब बेटिंग का एग्रीमेंट। आई रिपीट,
वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब बेटिंग का एग्रीमेंट, यहां सिर्फ पैसा देना है या पैसा लेना है। इज इट क्लियर? एक पार्टी जीतेंगी, एक पार्टी हारेगी, और पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बारिश से और कुछ लेना देना नहीं है, बस जीतने और हारने की बात चल रही है। ये सारी चीजें अगर फुलफिल हो रही है तो याद रखना इट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट पे और कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ते हैं। ओके चलो, ओके सर, चलो हम बात करते हैं वेजिंग एग्रीमेंट्स की। इट्स ए कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी पूछ सकता है। ओके सो शुरू करते हैं। क्या बोलता है? Wagering agreements in which money or money's worth is payable। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ पैसा लेना है या पैसा देना है। मनी और मनी's worth is payable by one person to another। एग्रीमेंट जहां मनी और मनी's worth is payable by one person to another on happening or non happening of a future uncertain event। तो बारिश आई, वो फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टन इवेंट भी है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो जब पैसा देना है या पैसा लेना है, मनी और मनी's worth is payable by one person to another on happening or non happening of a future uncertain event। दिस इज कॉल्ड एज क्लास वेजरिंग एग्रीमेंट। आगे क्या बोलते हैं? दिस इज अ एग्रीमेंट ऑफ बेटिंग। जहां भी शर्त लगती है, जितने भी शर्त वाले एग्रीमेंट है अपने, वो सारे क्लासिफाई हो जाएंगे क्लास एज वेजरिंग एग्रीमेंट। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर देन विनिंग और लूजिंग। बारिश आने से हमको और क्या इंटरेस्ट है? या तो सर पैसा मिलेगा या पैसा देना पड़ेगा, यानी जीतेंगे और हारेंगे, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि मैं आपको जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था, वहां बारिश आने या ना आने पे अपना सीड्स या फर्टिलाइजर लेने का कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंडेंट करता है। ये बेसिक फर्क होता है एक वेजरिंग एग्रीमेंट में और एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, एसेंशियल्स क्या है? फ्यूचर इवेंट होना चाहिए, अनसर्टन इवेंट होना चाहिए, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस होना चाहिए, यानी या तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। देयर इज अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। नेक्स्ट, पार्टी को कोई अदर इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। ओके चलो एग्जांपल देखते हैं। अपन ने जो एग्जांपल दिया था एग्जैक्टली वही एग्जांपल है क्लास। ओके नाउ I come to effect of wagering a contract and agreement, and this is very important। Actually, वो contract नहीं होगा, the right word will be agreement। The right word will be agreement। तो सब लोग मेरे साथ में रिपीट करेंगे, wagering agreements are void ab initio। रिपीट करो मेरे साथ, wagering agreements are void ab initio। और एक बार, wagering agreements are void ab initio। They are not illegal। आई रिपीट, बच्चे सबसे कॉमन गलती यहाँ पे ये करते हैं क्लास, वो बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर इलीगल, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर इलीगल। रुको मेरे भाई, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, दे आर वॉइड अब इनिशियो। बोलो मेरे साथ, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो, दे आर नॉट इलीगल, दे आर ओनली इलीगल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। आई रिपीट, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर ओनली इलीगल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो जनरली वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर void ab initio, they are not illegal, they are only illegal in महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब आप बोलेंगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो, बाकी स्टेट्स में वो इलीगल नहीं है बट void ab initio है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में वो इलीगल है बट इलीगल एग्रीमेंट्स भी तो सर void ab initio होते हैं। बहुत अच्छा बेटा, मैंने ही लॉ सिखाया है, बहुत सुन के खुशी हुई कि आप ऐसा बोल रहे हो, बट मेरा पॉइंट तो समझो। माय पॉइंट इज, आपने अगर इलीगल एग्रीमेंट्स पढ़ा होगा तो यहां दो बातें और प्रोमिनेंट है। ठीक है भाई साहब, वो वाइड एमनेस्टी तो वो भी है, बट दो बातें और प्रोमिनेंट है। पहली बात ये है कि इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो पनिशेबल। तो वाइड एमनेस्टी तो है कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से, बट वो पनिशेबल भी है। तो पनिशेबल कहां पे हो गए? महाराष्ट्र और गुजरात में वो पनिशेबल भी हो गए, वॉइड तो हो गए, साथ साथ पनिशेबल भी हो गए। नंबर वन। एंड नंबर टू, हमने इलीगल एग्रीमेंट से पढ़ा था कि उसके जो भी कोलैटरल एग्रीमेंट्स है
जो भी एग्रीमेंट्स उस पर डिपेंडेंट भी है सर, वो भी सारे वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे। सर बोलना क्या चाह रहा हूं? आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सपोज हम लोग रहते हैं कर्नाटका में, अब आपने सट्टा खेला, आपने वेजिंग एग्रीमेंट्स किया, अब सट्टे में आप 1 लाख रुपए हार गए। आई रिपीट, सट्टे में आप 1 लाख रुपए हार गए। मैं आपका दोस्त हूं, आपने मुझसे 1 लाख रुपए उधार मांगा सट्टेबाजों को पैसा पे करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। आपने मुझे 1 लाख रुपए मांगा सट्टेबाजों को पैसा पे करने के लिए। तो पॉइंट समझो, ठीक है? मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दिया और उससे आपने सट्टेबाजों को पैसा पे किया। तो आपका जो मेन एग्रीमेंट था वो सट्टे का एग्रीमेंट था, उसके लिए कोलैटरल एग्रीमेंट है, मैंने आपको पैसा पे किया उनको पैसा पे करने के लिए। अभी हम कहां पे सर? हम बैंगलोर में, हम कर्नाटका में। सर यहाँ वेजरिंग इलीगल है कि सिर्फ वॉइड एब इनिशियो है? क्या वो महाराष्ट्र गुजरात में कवर होता है? नहीं सर। तो यहाँ पे इट इज जस्ट इलीगल, इट इज जस्ट वॉइड एब इनिशियो, इट इज नॉट इलीगल। तो ऐसे केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, बट मैंने आपको जो लोन दिया कोलैटरल एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है। तो मैं आपसे वो 1 लाख का लोन रिकवर कर सकता हूं, उसके लिए कोर्ट में केस भी कर सकता हूं, माइंड यू, क्योंकि हम कर्नाटका में। वाइस वर्सा हम बात करते हैं क्लास नागपुर की। नागपुर में अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए सट्टेबाजों को पैसा पे करने के लिए, एक बात समझ लो, आपका सट्टेबाज वाला और आपका एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो है। मेरे एग्रीमेंट का क्या होगा? मैंने आपको लोन दिया है उनको पैसा पे करने के लिए। सर महाराष्ट्र में तो वो इलीगल है। यस क्लास। तो महाराष्ट्र में अगर वो इलीगल है तो उसके कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी इलीगल हो जाएंगे, यानी हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो उससे जुड़ा हुआ है वो भी इलीगल हो जाएगा, वो भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो मेरा एग्रीमेंट का क्या होगा? मैंने आपको पैसा दिया उनको पे करने के लिए, वो तो वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि इलीगल है इसलिए मेरा भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो अगर आपने मुझे पैसा पे नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको याद रखना है क्लास। इसलिए बोलता हूं, मेरे साथ बोलो, वर्ल्ड एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो है। आई रिपीट, मेरी गलती हो गई। वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो है, बट वो इलीगल नहीं है। बोलो, वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो है, बट वो इलीगल नहीं है। वो इलीगल कहां पे है सर? वो इलीगल है सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो महाराष्ट्र और गुजरात में वो वॉइड एब इनिशियो तो है, बट उससे जुड़े हुए हर एग्रीमेंट्स भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, जबकि रेस्ट ऑफ द इंडिया में उससे जुड़े एग्रीमेंट्स वैलिड रहेंगे, सिर्फ वही एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। अब देखो क्या बोलता है, वेजिंग एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होगा? मेन ट्रांजैक्शन तो साहब वॉइड एब इनिशियो है, मैटर क्लोज। मेन एग्रीमेंट मतलब जो अपना एग्रीमेंट है वेजनिंग का, वो तो वॉइड एब इनिशियो है, यहां मैटर क्लोज हो जाता है। फिर आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते टू रिकवर द मनी जो आप जीते हो या आप हारे हो। ऑब्वियस सी बात है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब ही क्या होता है कि जो मिलने वाला है वो लेने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैनॉट स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ही बात हो गई ना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है। तो पैसा क्लेम करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, उसने पैसा पे नहीं किया, तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये तो एकदम परफेक्ट है सर। आगे बढ़ते हैं। कोलैटरल ट्रांजैक्शंस का क्या होगा? वो ट्रांजैक्शंस जो इस पे डिपेंडेंट है, जैसे मेरा लोन वाला एग्रीमेंट इस पे डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? अगर वो लीगल है तो कोलैटरल एग्रीमेंट्स वैलिड हो जाएंगे, बट अगर वो इलीगल है, अगर वेजिंग एग्रीमेंट्स इलीगल है, तो कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे। अब लीगल कहां पे है सर? लीगल है रेस्ट ऑफ इंडिया पे। ये आपने लिख लेना चाहिए आपके नोट्स में भी। लीगल कहां पे है सर? लीगल है रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में कोलैटरल एग्रीमेंट्स वैलिड रहेंगे, ठीक है? इलीगल कहां पे है सर? महाराष्ट्र में और गुजरात में। इलीगल कहां पे? महाराष्ट्र और गुजरात में। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस है, दोस विल बी वॉइड एब इनिशियो। आई होप माय पॉइंट इज वेरी क्लियर। दिस वर द बेसिक्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सो आई रिपीट, आपको मेजर पॉइंट्स क्या लिखने हैं? जहां मनी और मनी वर्थ ही पे हो रहा है बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, दिस इज एग्रीमेंट ऑफ बेटिंग।
यहाँ पार्टी को कोई और इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। ओके, ठीक है, ये इवेंट फ्यूचर होना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं और पॉइंट समझते हैं। और क्लास और बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो अपन इस स्लाइड से समझते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन दिया है वेजिंग एग्रीमेंट्स का जो हम देख चुके हैं। असेंशियल एलिमेंट्स में क्या बोलता है? इट्स अ एग्रीमेंट ऑफ बेटिंग, परफेक्ट, देयर इज अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, परफेक्ट। ये 4 और 5 कर देना। देयर शुड बी फ्यूचर अनसर्टन कोलैटरल इवेंट, परफेक्ट। इसमें पॉइंट नंबर 4 ऐड कर देना, पार्टी हैज नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। मैं तो अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, बट आप अच्छे से लिख देना यहाँ पे। ओके, पार्टी हैज नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। अब सर बात करते हैं उसके इफेक्ट की, उसके इंपैक्ट की। तो नॉर्मली वर्ड ऑफ इशू है, इट इज इलीगल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ठीक है, मेन एग्रीमेंट तो वर्ड ऑफ इशू है। कोलैटरल एग्रीमेंट का क्या होगा? इन रेस्ट ऑफ इंडिया वैलिड रहेगा और वॉइड रहेगा इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, चलो अब मैं क्लास आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि बताओ कि ये सारे एग्जांपल्स में क्या होगा। प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं लॉटरी की। लॉटरी में हम क्या होता है, लॉटरी की टिकट निकालते हैं और अगर लॉटरी अपनी लग जाए तो आपको पैसे मिलते हैं। पॉइंट समझो, क्या लॉटरी वेजरिंग एग्रीमेंट है? यस। क्यों? या तो आपका पैसा डूब जाएगा या आपको बदले में प्राइस मिलेगा। सर इक्वल अमाउंट मिलना जरूरी है क्या? नहीं। आप लॉटरी की टिकट 10 रुपए की खरीद रहे हो, शायद आपको 1 करोड़ 5 करोड़ का हो। मनी और मनी वर्थ इज पेबल बोल दिया, इक्वल अमाउंट जरूरी नहीं है। आप 10 भी दे सकते हो, सामने वाला आपको 100 भी दे सकता है। आप 100 भी दे सकते हो, सामने वाला आपको 1 करोड़ भी दे सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? मनी एंड मनी वर्थ शुड बी पेबल। इक्वल जरूरी नहीं है कि मैं भी 100 दे रहा हूं, आप भी 100 दे रहे हो, मैं भी 10 दे रहा हूं, आप भी 10 दे रहे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इस लॉटरी अ वेजरिंग एग्रीमेंट? द आंसर इज यस। सर जनरली क्या होगा? जनरली लॉटरी इज वॉइड अब इनिशियो। ये देखो मैं एन लिख रहा हूं, मतलब नॉर्मली, जनरली, ठीक है। जनरली लॉटरी एग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो बिकॉज दे आर, ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। बट इसका एक एक्सेप्शन आया है कि गवर्नमेंट ने अगर ऑथराइज किया है लॉटरीज तो वो वैलिड हो जाएगा। एंड क्वाइट ऑब्वियस, आप बोलोगे सर वेजरिंग वर्ड ऑफ एन इशू है, हम तो देखते हैं इंडिया में जगह जगह पे लॉटरी सेंटर्स है। यस, जगह जगह पे लॉटरी सेंटर्स है, बट वहां पे वो लॉटरी बेचते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज है। आई रिपीट, यस, जगह जगह पे लॉटरी सेंटर्स है, बट वो वहां पे वो लॉटरी बेचते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज है। अगर गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरीज है देन सच एग्रीमेंट विल बी वैलिड। मतलब वेजरिंग के भी एक्सेप्शंस है कि लॉटरी वेजरिंग है, इट इज वर्ल्ड रेशियो, बट अगर लॉटरी गवर्नमेंट ऑथराइज है तो इट विल बी वैलिड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्पेक्युलेटिव बिजनेस इन शेयर्स एंड स्टॉक। सर हम लोग शेयर ट्रेडिंग भी तो करते हैं, उसका क्या होगा सर? शांति से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखा जाए तो शेयर्स पे हम पैसा लगाते हैं, या तो अपने शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो हम बेचेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, या तो शेयर्स के प्राइस हम घटेंगे, हम बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो यहां क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। यहां क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो सर यहाँ पे क्या ये शेयर्स भी वेजरिंग है, ये भी शेयर ट्रेडिंग भी वर्ड ऑफ इशू है? नहीं। सुनो क्यों, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां आपकी गलती हो सकती है। क्लास, आप जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो एक बात समझो, आप शेयर्स खरीदते हो तो जा क्या रहा है? पैसा। आ क्या रहा है? शेयर्स। सिर्फ पैसा जा रहा और पैसा आ रहा नहीं है। शेयर्स, पैसा जा रहा है तो शेयर्स आ रहे हैं, और शेयर्स के बेचने पे बाद में पैसा आ रहा है। दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गए यहाँ पे, शेयर्स खरीदना और शेयर्स बेचना। वैसे तो मैं गुड्स परचेस करता हूं, ठीक है, और मैं ट्रेडर हूं, मैं गुड्स बेचता हूं,
तो मुझे जा रहा पैसा है, आ रहा पैसा है, क्या वो वेजिंग एग्रीमेंट हो गया? नहीं। एक ही ट्रांजैक्शन में अगर पैसा ही जा रहा है और पैसा ही आ रहा है और जीतना है और हारना है तो वो वेजिंग है। हम जब शेयर्स खरीदते हैं क्लास, तो हम शेयर्स खरीदते हैं, ये बात समझो। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पार्टी को मनी या मनी वर्थ पे इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पैसे देने पे शेयर्स भी तो खरीदते हैं ना हम लोग। इसलिए शेयर्स खरीदना इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट, उसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, शेयर्स या स्टॉक खरीदना इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। ओके, आगे बताओ। तो जनरली speculative transactions like shares and stock, they are not wagering agreements, they are valid, they are valid. इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है क्लास, जिसे हम बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग, इलीगल शेयर ट्रेडिंग। उसे हम बोलते हैं अपने वर्ड्स में डब्बा ट्रेडिंग या मटका ट्रेडिंग। आप देखो, आप नागपुर में भी अगर इतवारी चल जाओगे, जरी पटका चल जाओगे, कई लोग डब्बा चलाते हैं। असल डब्बा क्या होता है, शांति से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैं गया, मैंने बोला 5 दिन के अंदर रिलायंस के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। आज सपोज 2000 रुपए, मैंने बोला 5 दिन के बाद रिलायंस के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। उन्होंने बोला नहीं, रिलायंस के शेयर्स के प्राइस नहीं बढ़ेंगे। मैंने इस पे क्लास 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है। 1 लाख का डब्बा में शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। बोला जितने बढ़ेंगे 2000 रुपए से उतने आप मुझे दोगे, और जितने 2000 से कम होंगे उतना मैं आपको दूंगा। मुझे बताओ, मैं जिस बंदे के पास जाके डब्बा खेल रहा हूं, क्या वो ऑथराइज पर्सन है शेयर्स बेचने वाला? नहीं। क्या 1 लाख रुपए के मैं शेयर्स खरीद रहा हूं? नहीं। मैं सिर्फ पैसा प्राइस बढ़ने पे और प्राइस कम होने पे पैसा लगा रहा हूं। तो क्या मैं शेयर्स मेरे पास आ रहे हैं? नहीं। दिस इज वॉइड अब इनिशियो, ये है वेजरिंग। तो याद क्या रखना है क्लास? याद रखना है डब्बा ट्रेडिंग इलीगल है, हाँ, डब्बा ट्रेडिंग इलीगल है, वो वॉइड अब इनिशियो भी है। याद क्या रखना है कि जनरली अगर आप मार्केट से शेयर्स खरीदते हो तो वेजरिंग नहीं है, सच एग्रीमेंट्स आर वैलिड। बट अगर आप डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हो, आप शेयर्स परचेस नहीं कर रहे, आपका शेयर्स नहीं आ रहा, सिर्फ आप पैसा लगा रहे हो कि शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे या शेयर्स के प्राइस कम होंगे, दिस इज वॉइड अब इनिशियो। ओके, आई रिपीट, दिस इज वॉइड अब इनिशियो। क्या बोलता है? इफ गिविंग एंड टेकिंग डिलीवरी, अगर शेयर्स की डिलीवरी मिल रही है तो वो वैलिड है। आई रिपीट, नॉर्मली शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हम जब पैसा लगाते हैं तो हम क्या, हमारे अकाउंट में शेयर्स भी आते हैं, डिलीवरी है तो वो वैलिड है। बट इफ यू आर ओनली प्लेइंग विद डिफरेंस ऑफ प्राइस, कि शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे और कम होंगे, आप शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे डब्बा ट्रेडिंग में करते हैं, देन दिस विल बी वॉइड अब इनिशियो। यहीं पे खत्म हो गया। Then this will be void ab initio. I hope it is clear. ठीक है, तो speculations in shares and stock is totally allowed, कोई इश्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गेम ऑफ स्किल्स की। सर, गेम ऑफ स्किल्स क्या होता है समझिए। सी, कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार आप देखोगे, अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल अगर इसका दूं, तो कई सारे क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं क्लास, क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, ठीक है। सामने वाला बोलता है कि क्या आप ये सॉल्व कर पाओगे। अब पहले तो क्रॉसवर्ड पजल्स या क्विज, जो भी ऐसे, ठीक है, ट्रांजैक्शंस हुए, इधर ध्यान देना। पहले तो क्या आप पैसा लगा रहे हो, ये मैटर करता है। नंबर 1, क्या आप पैसा लगा रहे हो और जीतने पे आपको पैसा मिलने वाला है। अगर पैसा लगा रहे हो और पैसा मिलने वाला है तो वो वेजरिंग है, इतना कंफर्म हो गया। अगर आप ऐसी कंपटीशन कर रहे हो जहां पैसा नहीं लग रहा बट पैसा मिलने वाला है तो वो वेजरिंग नहीं है। जैसे केबीसी, केबीसी में आप क्विज खेलते हो तो आपको पैसा मिलता है जीतने पे, आपको कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए वो वेजरिंग नहीं है, उसको हटा दो। नॉर्मली कोई भी क्रॉसवर्ड पजल्स या क्विज में हमको पैसा लगाना है और पैसा मिलना है वापस जीतने पे, तो ये वेजरिंग है। अब ठीक है, इसमें होगा क्या, ध्यान दो। हम चेक करेंगे क्या वो गेम ऑफ स्किल है कि सिर्फ लक है, क्या वो गेम ऑफ स्किल है कि सिर्फ लक है।
अगर गेम ऑफ स्किल है, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स में हम पजल लगा रहे हैं, तो वो हम अपना स्किल अप्लाई कर रहे हो। क्विज में हम पैसा लगा रहे हैं, तो हम अपना स्किल लगा रहे हैं साथ साथ। अगर वो गेम ऑफ स्किल है तो वो वैलिड होगा, बट अगर वो गेम ऑफ लक है तो वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। जैसे लकी 7, आप लोग लकी 7 खेलते होंगे कि अगला नंबर जो है वो 7 से कम आएगा कि 7 से ज्यादा आएगा कि 7 आएगा, उसमें आप पैसे लगाते हो, आपको डबल पैसा मिलता है। इज इट क्लियर? दैट इज प्योरली गेम ऑफ लक। गेम ऑफ लक विल बी वॉइड अब इनिशियो। ओके, आई रिपीट, गेम ऑफ लक विल बी वॉइड अब इनिशियो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं गेम ऑफ स्किल। ठीक है, जहां स्किल इन्वॉल्व है वो बोलता है अगर प्राइस मनी 1000 रुपए तक है तो वो वैलिड है, 1000 रुपए से ज्यादा है तो वो वॉइड अब इनिशियो है। ओके, यहाँ एक प्राइस कंपटीशन एक्ट नाम की एक्ट आती है, प्राइस कंपटीशन एक्ट आई गेस 1956। वो बोलता है इवन गेम ऑफ स्किल भी इन्वॉल्व है तो प्राइस मनी 1000 रुपए तक है तो वो वैलिड होगा, वरना वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। तो आई गिव यू बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, कई बार क्रिकेट टूर्नामेंट्स होती है, क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हम पैसा लगाते हैं, एंट्री भरते हैं, एंट्री फीस बोलते हैं उसको, हम एंट्री भरते हैं एंड फर्स्ट प्राइज मिलने वाले को लमसम 10,000, 20,000, 50,000 रुपए, 1 लाख, 5 लाख ऐसे प्राइज मनी होते हैं। तो नंबर 1, क्या ये वजनिंग है? हाँ सर, पैसा लग दिया, एंट्री फीस और पैसा वापस मिलेगा, वेजरिंग है। नंबर 2, यहाँ पे लक इन्वॉल्व है कि स्किल इन्वॉल्व है? सर क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल रहे हैं ना, स्किल इन्वॉल्व है। तो सर ऐसे केस में क्या होगा? अगर 5 लाख रुपए का प्राइज मनी है, उन्होंने आपको 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज प्राइज मनी इन्वॉल्व इज मोर देन 1000 रुपीज, इट इज वॉइड अब इनिशियो। अगर टूर्नामेंट वालों ने पैसा नहीं दिया, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। हाँ, टूर्नामेंट वालों ने पैसा दे दिया, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है, बट ऐसा नहीं दिया तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते क्लास। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज, ये देखो लास्ट पॉइंट ये है, हॉर्स रेस। ये हेडिंग एक्चुअली, हॉर्स रेस पे 2 पॉइंट आ गए। अब सर हॉर्स रेसेस का क्या होगा? एक बात समझ लो, हॉर्स रेस पे क्या होता है, हम पैसा लगाते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा। अगर आपने लगाया हुआ पैसे वाला घोड़ा जीत गया तो आपको लमसम पैसा मिलता है, अदरवाइज आपको लमसम पैसा, आपके पैसे चले जाते हैं। अगर आपका घोड़ा नहीं जीता, आप हार जाओगे। आपका घोड़ा जीता तो आपको मल्टीप्लाई 50 टाइम्स, 70 टाइम्स ऐसा पैसा देंगे आप। मुझे बताओ, हॉर्स रेस इज अ गेम ऑफ स्किल और इट इज अ गेम ऑफ लक? आप बोलोगे सर इट्स अ गेम ऑफ लक, परफेक्ट, ठीक है, वैसे तो वर्ड रेशियो होना चाहिए, बट प्राइस कंपटीशन एक्ट में अलग से बोला गया है। उन्होंने बोला कि हम चेक करेंगे कि पैसा कितना लगाया जा रहा है। अगर आप पैसा जो लगा रहे हो वो 500 रुपए तक है तो वो वॉइड अब इनिशियो है, और आप जो पैसा लगा रहे हो वो 500 से ज्यादा है तो वो वैलिड है। सर मतलब ज्यादा पैसा लगाने पे वैलिड हो जाएगा? बिल्कुल। और कम पैसा लगाने में वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा? बिल्कुल। उनका हॉर्स रेस में इंटेंशन क्या था? उन्होंने बोला हॉर्स रेस वेजरिंग है, बट अब वो इंडिया में अलाउ कर रहे हैं। जैसे कसिनो भी वेजरिंग है, बट गोवा में, इंडिया में हमने वो अलाउ कर दिया है, और लवासा में अलाउ कर दिया है, 2 जगह अलाउ कर दिया है, ठीक है। अंडमान में भी अलाउ करने की बात चल रही है, वो गवर्नमेंट के रूल्स पे डिपेंड करता है। पॉइंट क्या है समझो, उन्होंने बोला हॉर्स रेस में हम चाहते हैं अमीर लोग खेले, गरीबों का पैसा ना डूबे। अब वो गरीब है कि अमीर है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? कितना पैसा लगाया है उस पर डिसाइड करेंगे। अगर पैसा 500 रुपए तक लगाया है तो वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, और अगर पैसा 500 के ऊपर लगाया है तो वो वैलिड हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो हमने क्लास यहां पे क्या देखा, एक पॉइंट समझो। सबसे पहले हमने समझा क्लास वेजरिंग एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, फिर देखा असेंशियल एलिमेंट्स कि ये बेटिंग वाला एग्रीमेंट है, पैसा जाएगा या पैसा आएगा, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है, और पार्टी को कोई और इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। फिर हमने क्लास वेजरिंग का इफेक्ट देखा। हमने बोला वेजरिंग आर नॉर्मली वॉइड अब इनिशियो, इट इज ओनली इलीगल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, इट इज ओनली इलीगल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। आगे बढ़ू,
ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है क्लास, ध्यान देना कि महाराष्ट्र और गुजरात में कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, बट रेस्ट ऑफ द इंडिया में वो वॉइड एब इनिशियो होगा, कोलैटरल एग्रीमेंट्स विल बी वैलिड। फिर हमने स्पेशल केस देखे कितने, 4, मेरे साथ ध्यान से चलना। लॉटरी, लॉटरी जनरली इज वॉइड एब इनिशियो, बट अगर गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी है तो वैलिड होगा। परफेक्ट। नंबर 2, स्पेक्युलेशन इन शेयर्स एंड स्टॉक क्या होगा, सर अगर शेयर्स की डिलीवरी हो रही है तो वो वैलिड होगा, और सिर्फ बढ़ने और कम होने पे लगाया तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। फिर सर बाकी गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स क्या होगा, नंबर 1 अगर वो गेम ऑफ स्किल है तो वैलिड होगा, अगर वो गेम ऑफ लक है तो वॉइड एब इनिशियो होगा। गेम ऑफ स्किल में भी 1000 रुपए तक वैलिड होगा, और ठीक है 1000 रुपए के ऊपर वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। लास्ट केस देखा अपन ने हॉर्स रेस, हॉर्स रेस जनरली वेजरिंग है, वो वॉइड एब इनिशियो है अगर कुछ और लिखा नहीं है तो, बट प्रैक्टिकली याद रखना अगर हॉर्स रेस की वैल्यू कंट्रीब्यूशन 500 के ऊपर है, कंट्रीब्यूशन मतलब जो पैसा लगाया, अगर वो 500 के ऊपर है तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वैलिड होगा, और 500 तक है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ओके चलो क्लास हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं। ए इन मुंबई, मुंबई बोला क्लास मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र, याद रखना यहाँ पे ये इलीगल है। बेट्स विद बी मतलब बेट किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच में बेटिंग हुआ, ये है वेजिंग एग्रीमेंट। ए अप्लाइज टू सी फॉर लोन, देखो ए ने सी के लिए अप्लाई किया लोन के लिए, इन ऑर्डर टू पे बी, C gives the loan to A to enable him to pay B. Okay. Can C recover the amount of loan? एक सेकंड सर, महाराष्ट्र गुजरात में है कि बाकी जगह है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ए और बी का एग्रीमेंट ना सिर्फ वॉइड है बल्कि इलीगल भी है, एंड क्योंकि ये इलीगल है तो कोलैटरल एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगी, इलीगल, इट विल आल्सो बी वॉइड एब इनिशियो, इट विल आल्सो बी वॉइड एब इनिशियो। तो क्या सी अपना पैसा रिकवर कर सकता है, द आंसर इज नो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्लास, याद रखना है। देखो इन मुंबई, ठीक है, वेजिंग एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, सो सी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन। ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछता है, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ दिस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन हैदराबाद, ऑफ कोर्स हैदराबाद में वो इलीगल नहीं है तो ए एंड बी का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, बट सी कैन रिकवर, क्या बोलता है, C can recover the amount of loan from A because हैदराबाद में वो void ab initio है, वो illegal नहीं है। ओके, अब जितने भी एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको आगे, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं उस चार्ट के थ्रू, एक्सेप्शन से पढ़ा चुका हूं उस चार्ट के थ्रू। और क्या कोर्ट में केस कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर इज नो, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। इतना पढ़ो, बाकी आप काट दो, अननेसेसरी आपके मन में डाउट क्लियर होगा, डाउट क्रिएट होगा। ओके, ये पॉइंट आप काट दो, ऊपर मैंने चार्ट में दिया है, आपको क्लियरली समझ जाएगा। आप एग्जांपल्स पढ़ लो, आप एक्सेप्शंस पढ़ लो, ये बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपके काम के नहीं है, इसको आप काट दो, अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट हो गए। ओके, सो वी आर डन विथ वेजरिंग एग्रीमेंट। हम एक बार क्या करते हैं क्लास, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पढ़ लेते हैं, तो अपना काम ही खत्म हो जाएगा, वेजरिंग और कंटिंजेंट पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कितने पॉइंट से, 1 2 3 4 5 6। ओके, शुरू करता हूं क्लास। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट, क्या बोलता है, दिस आर नॉर्मली वैलिड, दिस आर वॉइड एब इनिशियो। नंबर 2, किसी ना किसी के लिए बेनिफिशियल हो रहा है पब्लिक को, जिसे इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस करवाया तो ये इन्वेस्टमेंट है ना, whereas these are against public policy, वो अपन ने वेजरिंग कहाँ देखा था, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में देखा था। सर रिस्क कैलकुलेशन सेटिंग ऑफ प्रीमियम्स इन्वॉल्व्स एक्चुअल स्किल्स, यानी यहाँ पे स्किल इन्वॉल्व है, नॉर्मल प्रूडेंसी इन्वॉल्व है,
बट वेजरिंग क्या है? दिस इज मियरली गैम्बल, या दिस इज मियरली गैम्बल, ओके। जबकि नॉर्मल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में स्किल इन्वॉल्व है, शिप आएगा कि नहीं आएगा उसका मेजरमेंट करना है, ठीक है, बारिश आएंगी कि नहीं आएंगी, किस समय पे सीड्स खरीदना है, सिर्फ किस समय पे फर्टिलाइजर खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब नुकसान हुआ तो भरपाई करके देंगे, वो हमने एग्जाम्पल में देखा था। बट यहां नुकसान फुकसान कुछ नहीं है, यहां सिर्फ हारने की बात हो रही है किसी को। फॉर एग्जाम्पल आप हारे, क्या आपको कोई पैसा देने वाला है? नहीं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अश्योर्ड पर्सन, अश्योर्ड मतलब, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ही हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसको इंश्योरेंस का इंटरेस्ट है। जबकि हमने देखा कि वेजरिंग में पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग, पार्टी हैज नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड, ये पॉइंट आप काट दो, ऑलरेडी ऊपर में ये पॉइंट कवर हो चुका है। तो जनरली ये 5 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, दिस पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट, इतना ही ध्यान दो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। सो हमने क्या किया क्लास कि वेजरिंग और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, पॉइंट भी देख लिया, और वेजरिंग क्या होता है वो भी देख लिया। एक सेकंड, ओके। तो आज हमने वेजरिंग का क्वेश्चन भी देख लिया, वेजरिंग क्या है वो भी देख लिया, और कंटिंजेंट और वेजरिंग में जनरल डिफरेंस क्या है वो भी देख लिया। इसलिए आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, आप मेरे बोलते बोलते लिख लेना कि ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर कंटिंजेंट एग्रीमेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। वेजरिंग तो कंटिंजेंट है, बट सारे कंटिंजेंट वेजरिंग नहीं है। इनफैक्ट वेजरिंग वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड एब इश्यू है, ओके। ये अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान देना, रिपीट करना, जरूरत पड़ने पे पीछे लेके चल जाओ, बट अच्छे से समझने की कोशिश करो, और कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो, ओके। तो हमने वर्ल्ड एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया, अपने से वेजिंग छोड़ के रखा था वो भी कंप्लीट कर दिया, एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो विद क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।